हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लेक्चर नंबर 50 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। तो वन बाय वन देखते हैं। टॉपिक्स में हम फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के बारे में देखेंगे, एक क्वेश्चन इसके ऊपर है। नौजवान भारत सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइमन कमीशन हमारा मेजर एरिया रहेगा। मद्रास सेशन जो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहा उसके बारे में देखेंगे। कांग्रेस ने किस तरीके से साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया उसको देखेंगे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को डिस्कस करते हुए दिल्ली प्रपोजल पे जाएंगे एंड देन उसके बाद हिंदू महासभा को डिस्कस करेंगे। देन फाइनली एक क्वेश्चन जिन्ना के ऊपर है। सब कुछ होने के बाद रिविजन करेंगे। मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं, आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है, मतलब 6 क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन, लेस देन 6 अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो exam.netmock.com पे जो क्विज दिया गया है वहां से रिविजन अपनी कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वाज रिटन बाय। तो फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखी थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने क्या इसे लिखा था, भगत सिंह ने लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने लिखा था, सुखदेव ने लिखा था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो भगवती चरण वोहरा इज फेमस फॉर राइटिंग फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। सी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। कुछ और चीजें जान लेते हैं। देखिए, भगवती चरण वोहरा जी ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखी थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था, स्ट्रॉन्ग रिबटल आप कह सकते हैं इसको। किसका? कल्ट ऑफ बॉम्ब का। कल्ट ऑफ बॉम्ब किसने लिखी थी? कल्ट ऑफ बॉम्ब वाज रिटन बाय गांधी। तो जहां पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को गलत बताया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था, उसी को ही अपोज करते हुए फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो थी वो भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी। ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ भगत सिंह। उनको गाइड भी क्या करते थे, उनके काफी अच्छे मित्र भी थे। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अगेन रेवोल्यूशनरीज के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। भगत सिंह हेल्प एस्टैब्लिश द पंजाब नौजवान भारत सभा। तो भगत सिंह ने हेल्प करी थी पंजाब नौजवान भारत सभा बनाने के लिए, हो सकता है। इट वाज एन ओपन विंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज टू कैरी आउट पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ। तो यहां पे जो यूथ थी उसके अंदर पॉलिटिकल वर्क को कैरी आउट करने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी विंग थी। थर्ड, जतिन दा ऑर्गेनाइज द लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क अमंग स्टूडेंट्स। तो यहां पे लीगल वर्क के लिए जतिन दा ने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन को ऑर्गेनाइज किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए इस क्वेश्चन के अंदर। पंजाब नौजवान भारत सभा बिल्कुल ठीक है, भगत सिंह ने इसको हेल्प किया था बनाने के लिए। और यहां पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल वर्क कैसे यूथ के अंदर आप जनरेट करेंगे उसके बारे में पूरा काम किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन की, जिसने लीगल वर्क स्टूडेंट्स के अंदर कैसे वो लेके आए, कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसकी शुरुआत करी गई थी भगत सिंह एंड सुखदेव के द्वारा, ना कि जतिन दा के द्वारा। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को लेकर कौन सा कथन यहां पर सही है? 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है इट वाज एन ऑल व्हाइट बॉडी। ये पूरे तरीके से एक व्हाइट बॉडी थी, सभी अंग्रेज थे इसके अंदर। मे बी इट वॉज अ 10 मेंबर्स बॉडी। इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर 10 लोग थे। इट वॉज सेटअप अंडर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बॉल्डविन। तो स्टैनली बॉल्डविन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके अंडर ये कमेटी, ये कमीशन बनाई गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा साइमन कमीशन के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। साइमन कमीशन की बात करी जाए तो यस, इट वाज अ ऑल व्हाइट बॉडी। इसमें सभी ब्रिटिशर्स थे, इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। अगर आपने हिस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। साइमन गो बैक के नारे लगाने का रीजन यही था क्योंकि ये पूरे तरीके से एक व्हाइट बॉडी थी, कोई भी इंडियन को रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं दी गई थी। वॉज इट अ 10 मेंबर्स बॉडी? तो नहीं, यहां पे इट वॉज अ 7 मेंबर्स बॉडी। 7 लोग थे इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इट वॉज सेटअप अंडर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बॉल्डविन। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टैनली बॉल्डविन के अंदर ही ये कमीशन बनाई गई थी। उस वक्त यहां पे प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बॉल्डविन हुआ करते थे। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट वाज द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी?
साइमन कमीशन के बारे में बेसिकली 3 बातें करी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली है, इट सजेस्टेड दैट द इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। तो यहां पे ब्रिटिश फोर्सेस की जगह पे आप इंडियन आर्मीज जो हैं उनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुझाव दिया गया हो सकता है। द साइमन कमीशन पब्लिश्ड अ 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन मई 1930। तो यहां पे जो रिपोर्ट थी वो 2 वॉल्यूम के अंदर दी गई थी, ये भी हो सकता है। इट सेड दैट द गवर्नर शुड हैव डिस्क्रेशनरी पावर इन रिलेशन टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो यहां पे गवर्नर को कह रखा है कि उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर होनी चाहिए, किस चीज के लिए, किस चीज के संदर्भ में, इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न में और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के कंसर्न में, ताकि डिफरेंट कम्युनिटीज को वो प्रोटेक्ट कर सके। सोचिए। चलिए, तो रिकमेंडेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 1930 में 2 वॉल्यूम्स के अंदर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर इंडियन फोर्सेस को इंडियनाइज करने की बात नहीं करी गई थी। इवन तो पार्शली कहा गया था कि आप इंडियन फोर्सेस को इंडियनाइज करें, उनको अपनी चीजों को मैनेज करने का सिखाने के लिए बात करी गई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि ऐसा वो इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस करेंगे। उनका ये कहना था कि देखिए ब्रिटिश फोर्सेस तो रहेंगे ही रहेंगी, साथ में आप इंडियन फोर्सेस को इंडियनाइज करने की कोशिश करिए, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करिए, बट एट द सेम टाइम वी विल रिटेन द ब्रिटिश फोर्सेस। तो नॉट इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस अलोंग विद द ब्रिटिश फोर्सेस। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या यहां पे गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर देने की बात कही गई थी? यस। इंटरनल सिक्योरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन पावर हो, तो यहां पे गवर्नर को डिस्क्रिप्शन देने की बात करी गई थी, ताकि वेरियस जो कम्युनिटीज होती है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी डी। इंडियन रिस्पॉन्स जो था इस कमीशन के लिए वो कंप्लीटली यूनानिमस था, उन्होंने अपोज किया था, हम सब ने इसको अपोज किया था। इसमें साइमन कमीशन ने एक और चीज भी कही थी, एक और चीज भी रिकमेंडेशन में कही थी कि सिंध जो है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, सिंध को बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए। एंड बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर देना चाहिए, ऐसा भी रिकमेंडेशन में कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या है हमारा? आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हु प्रिसाइडेड ओवर मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी? मद्रास सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, क्यों था वो भी हम देखेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन आईएनसी के आपको पता होने चाहिए कि कहां पे हुए थे, कौन हेड कर रहा था, क्या डिसीजन लिए गए थे। तो क्या जस्टिस रानाडे जो थे वो इसको हेड कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू, MA अंसारी या फिर MN रॉय? सोचिए। चलिए, कांग्रेस सेशन ऑफ मद्रास जो था ये दिसंबर 1927 को हुआ था। दिस मीटिंग वॉज कंडक्टेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ MA अंसारी। देखिए मद्रास में है तो जस्टिस रानाडे वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि जहां पे ये सेशन कंडक्ट किया जाता था वहां का इंडिविजुअल तो वैसे भी प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे, तो यहां पे A एलिमिनेट हो जाते हैं। MA अंसारी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे डिसाइड किया गया था कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। किसी भी स्टेज पे साइमन कमीशन हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको बहिष्कार करेंगे। मीनवाइल नेहरू सक्सीडेड इन गेटिंग अ स्नैप रेजोल्यूशन पास्ड एट द सेशन। यहां पे एक रेजोल्यूशन भी पास करवा लिया गया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया गया एज द गोल ऑफ कांग्रेस। तो यहां पे कांग्रेस का जो गोल था अब तक वो किस चीज के बारे में बात करते थे? डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करते थे। लेकिन यहां पे पहली बार कहा गया भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहां पे जो सेशन का हेड किया गया है, प्रेसिडेंट जो थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज सब्सक्राइब करी हुई है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि अब हमारा स्पेक्ट्रम का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसके चैप्टर्स अब हम रिज्यूम करेंगे दोबारा से डालना, ताकि जो इंपॉर्टेंट एरियाज आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए हैं वो यहां पर कंप्लीट कराए जा सके। पार्लियामेंट तक हमने कवर कर लिया है, उसके आगे के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इसके अंदर अपडेट किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज जो कि प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है, प्रीलिम्स में स्कोर करने के लिए, ताकि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कांग्रेस बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन? तो यहां पे कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया, इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है लिबरल्स ऑफ हिंदू महासभा सपोर्टेड कांग्रेस। तो यहां पे जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया तो लिबरल्स ऑफ हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया किसको? कांग्रेस को। मुस्लिम लीग जिन्ना फैक्शन जो था उसने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया, ये भी हो सकता है। जस्टिस पार्टी इन साउथ सपोर्टेड द कांग्रेस। तो साउथ की जो जस्टिस पार्टी है उसने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहले तो मैं मुस्लिम लीग के बारे में बात करता हूं। देखिए मुस्लिम लीग जो थी
इट हैड 2 सेशंस इन 1927। जो मद्रास सेशन कांग्रेस का था, यहां पे मुस्लिम लीग के 2 सेशन हुए थे। एक सेशन हुआ था जो कि जिन्ना के अंडर हुआ था, ये कैलकाटा के अंदर हुआ था, जहां पे ये डिसाइड किया गया कि हम लोग साइमन कमीशन को अपोज करेंगे, ठीक है। और दूसरा सेशन जो था वो लाहौर में हुआ था, जो कि मोहम्मद शाफी के अंडर हुआ था। उन्होंने कहा था कि देखिए हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं। तो जिन्ना के अंडर में जो सेशन हुआ था उसने कहा था कि हम साइमन कमीशन को अपोज करेंगे, जबकि मोहम्मद शाफी के अंदर जो ये एक पर्टिकुलर सेशन कंडक्ट किया गया था मुस्लिम लीग का, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात करी थी। सम अदर्स की बात करें, जैसे यूनियनिस्ट थे पंजाब के अंदर, एक जस्टिस पार्टी साउथ के अंदर, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट बॉयकॉट द कमीशन। तो यहां पे जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, रादर वो सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट का और साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं कर रहे थे। जो मुस्लिम लीग शाफी के अंडर में थी, मोहम्मद शाफी के अंडर में, उन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिन्ना फैक्शन ने सपोर्ट किया क्योंकि वो भी बॉयकॉट को सपोर्ट कर रहे थे। लिबरल जो हिंदू महासभा के थे, इन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया था और यहां पे इस बॉयकॉट को भी सपोर्ट किया था। आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो अगर यहां पे स्टेटमेंट में होता कि मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद शाफी सपोर्टेड कांग्रेस, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 फैक्शन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो किसने सपोर्ट किया है और किसने सपोर्ट नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है नेहरू रिपोर्ट के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को लेकर कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है सब कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक सब कमेटी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के अंडर में ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके। मे बी इट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस। तो यहां पे नेहरू रिपोर्ट की जो डिमांड थी उसमें यहां पे डोमिनियन स्टेटस की मांग करी गई थी। ये भी हो सकता है इट सजेस्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी यहां पर रेकमेंड किया गया था इस रिपोर्ट के अंदर। सोचिए, चलिए तो कुछ रेकमेंडेशंस जो यहां पे नेहरू रिपोर्ट ने दी थी, ये डेफिनेटली मोतीलाल नेहरू के अंदर में ये बनाई गई थी। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए यहां पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। एक सब कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके। इसने कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करी क्योंकि यहां पे कांग्रेस कभी इसके बारे में बात करती ही नहीं थी। वो हमेशा चाहते थे कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, जो कि हमारे लिए एक अच्छी चीज भी थी। अदरवाइज देश जो था पूरे तरीके से डिवाइड हो सकता था। साथ में ही लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने की बात करी गई थी कि जो प्रोविंसेस होंगे वो भाषाओं के आधार पर बनाए जाएंगे। ये भी इसके अंदर बताया गया था। साथ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी गई थी कि एट द सेंटर एंड एट द प्रोविंसेस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस की क्या यहां पे बात करी गई थी? यस, यहां पे डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस की यहां पर बात करी गई थी। आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर बी, ध्यान रखिएगा। कुछ और चीजें जो इसके अंदर मेंशन करी गई थी, जैसे कि प्रोविंशियल काउंसिल्स होनी चाहिए जिसका 5 साल का टेन्योर होना चाहिए। यहां पे हेड कौन करेंगे? इट विल बी हेडेड बाय गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पे गवर्नर यहां पे हेड करेंगे। फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के जो कल्चरल इंटरेस्ट होंगे, रिलीजियस इंटरेस्ट होंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा भी रिपोर्ट में कहा गया था। कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। रिलीजन और स्टेट जो होंगे दोनों अलग अलग एंटिटी होंगे। रिकमेंडेशन जो थी नेहरू कमेटी की वो यूनानिमस थी एक्सेप्ट इन वन रिस्पेक्ट। वो कौन सा एरिया था? यहां पे while the majority favored the dominion status as the basis of constitution, a section of it wanted complete independence। सिर्फ एक ही ये ऐसी चीज थी नेहरू रिपोर्ट की जहां पर 2 ग्रुप्स बढ़ चुके थे, 2 फैक्शन बढ़ चुके थे, क्योंकि इसने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी। लार्जली तो लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन एक ऐसा फैक्शन था जो कि डिमांड कर रहा था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली प्रपोजल के बारे में पूछा गया है। दिल्ली प्रपोजल वाज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता था? दिल्ली प्रपोजल क्या ये मुस्लिम लीग से रिलेट करता था, हिंदू महासभा से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, या फिर HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से? सोचिए। चलिए देखिए, दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था। हुआ क्या था देखिए, 1927 दिसंबर में सेशन चल रहा था। आपको पता है कांग्रेस का भी सेशन दिसंबर 1927 का था। तो यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स जो थे वो मिले थे दिल्ली के अंदर एट मुस्लिम लीग सेशन। उनका अपना भी सेशन चल रहा था, मैंने आपको बताया था। तो मुस्लिम लीग सेशन जब चल रहा था वहां पर काफी सारे मुस्लिम्स मिले और उन्होंने अपने 4 प्रपोजल्स जो थे वो तैयार करे थे। और इन 4 प्रपोजल्स को उन्होंने कहा था कि जो आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनके अंदर हमारी इन डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट करो, इन सब 4 डिमांड्स को शामिल करो। ये जो प्रपोजल था इट वाज एक्सेप्टेड बाय मद्रास सेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था। मद्रास सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। MA अंसारी इसको हेड कर रहे थे। कांग्रेस का सेशन दिसंबर 1927 के अंदर मद्रास के अंदर हो रहा था। तो यहां पे मद्रास सेशन के अंदर कांग्रेस ने इस प्रपोजल्स को, इन 4 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो ये दिल्ली प्रपोजल था। ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा।
अब अगर बात करी जाए तो जब मुस्लिम्स जो थे दिल्ली 1927 में मिले थे, तो क्या ऐसे प्रपोजल्स उन्होंने रखे कि हम इन प्रपोजल्स को शामिल करना चाहते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहां पे उनके द्वारा जो डिमांड्स रखी गई थी उसमें था कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स हम एक्सेप्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लेकिन इसमें रिजर्व्ड सीट्स हमें चाहिए। ठीक है, तो ये एक था, ये मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। साथ में ही 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुस्लिम्स को इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इस चीज की डिमांड करी गई थी, ये चीज प्रपोज करी गई थी। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब, बंगाल इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, क्योंकि बंगाल पंजाब में पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो यहां पे इस वजह से इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, चाहते थे कि सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ये आप जो है न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाएं। तो ये 4 डिमांड्स करी गई थी जिसे मद्रास सेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दे रखी है यहां पर, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन हमारा सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है हिंदू महासभा वाज वेहेमेंटली अपोज टू द प्रपोजल ऑफ क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। तो यहां पे जो एक प्रपोजल में बेसिकली 4 प्रपोजल्स रखे गए थे उसमें से एक डिमांड थी कि नए प्रोविंसेस बनाने हैं मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हो गए, सिंध हो गया। तो यहां पे हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया था, मे भी हो सकता है। इट वॉज न्यूट्रल टुवर्ड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। तो यहां पे हिंदू महासभा जो थी वो न्यूट्रल थी, किस चीज के लिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की जो डिमांड करी गई थी मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर, ये भी हो सकता है। इट ऑल्सो डिमांडेड अ स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर, हिंदू महासभा ने यहां पे एक स्ट्रिक्ट यूनिटरी स्ट्रक्चर की मांग करी थी। सोचिए, चलिए, तो यहां पे हिंदू महासभा एक तरफ थी और मुस्लिम लीग दूसरी तरफ थी, विचारधाराएं बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, और इसी वजह से हिंदू महासभा ने अपोज किया कि देखिए मुस्लिम मेजोरिटी जो आप बना रहे हैं प्रोविंसेस, इसका हम समर्थन नहीं करेंगे, तो उसको अपोज किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। अब तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या इन्होंने यूनिटरी स्ट्रक्चर की मांग करी थी? तो यस, एक स्ट्रिक्ट यूनिटरी स्ट्रक्चर की मांग जो थी हिंदू महासभा के द्वारा करी गई थी। एट द सेम टाइम जो सेकंड प्रपोजल डिमांड थी यहां पे मुस्लिम लीग की कि हमें रिजर्वेशन चाहिए सीट्स के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में, जैसे कि पंजाब और बंगाल के अंदर, यहां पे न्यूट्रल नहीं थी हिंदू महासभा, राधा हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इनकी फिलोसफी के बारे में आपको पता चल जाएगा और इनकी जो अपोजिशन थी उनके बारे में भी आप मेंस के अंदर जब आंसर लिखते हैं एक बैलेंस्ड आंसर आप लिख पाएंगे। आप हिंदू महासभा का पर्सपेक्टिव भी रखेंगे, मुस्लिम लीग का पर्सपेक्टिव भी रखेंगे और फिर फाइनली उसे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है जिन्ना के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट या अमेंडमेंट्स वाज और वर प्रपोज्ड बाय जिन्ना। तो जिन्ना ने कौन कौन सी अमेंडमेंट्स जो थी उसको प्रपोज किया था, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स को रखा था। पहली थी 1/4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1/4 रिप्रेजेंटेशन की मांग जिन्ना ने करी थी। सेकंड, रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर्स प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टिल अडल्ट सफरेज वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है, कहां पर, बंगाल और पंजाब के अंदर। मे बी रेजिजुअल पावर टू द प्रोविंसेस, जो रेजिजुअरी पावर थी वो प्रोविंसेस को देने की मांग करी गई है। सोचिए, चलिए मैं आपको बताऊं जिन्ना ने काफी सारी डिमांड्स अपनी रखी थी जिसको एकोमोडेट नहीं किया गया था। रेजिजुअरी पावर टू प्रोविंसेस देने की बात करी थी, बिल्कुल सही है, इस चीज की डिमांड करी गई थी जिन्ना के द्वारा। साथ में ही जिन्ना ने जो प्रपोजल के अंदर भी इंक्लूडेड था रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए, कहां पर, बंगाल और पंजाब के अंदर विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, इसकी भी डिमांड करी गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी यहां पर मुस्लिम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी 1/3 ना कि 1/4, तो 33% डिमांड करी गई थी ना कि 25%। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा इन डिमांड्स को अकोमोडेट नहीं किया गया था। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, मिस मत करिएगा रिविजन को। शुरुआत हमारी हुई थी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब से, कौन लेके आया था, भगवती चरण बोहरा इसको लेके आए थे। बेसिकली पहले इससे कल्ट ऑफ बॉम्ब आई थी जो कि गांधी ने लिखी थी और उसी को रिबट करते हुए भगवती चरण बोहरा जो कि एक आप कह सकते हैं भगत सिंह के गाइड भी थे, उनके मित्र भी थे, उन्होंने ये लिखी थी। फिर हमने देखा था भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा जो थी ये बनाई थी, पंजाब नौजवान भारत सभा, यहाँ पे यूथ को एजुकेट करने की बात करी गई थी पॉलिटिकल एरिना में, और फिर लीगल वर्क के लिए भी यहाँ पे लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन को बनाया था। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था
साइमन कमीशन के बारे में ऑल वाइट बॉडी थी, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, 7 मेंबर थे इसके अंदर, स्टैनली बॉल्डविन प्राइम मिनिस्टर तब के टाइम पर हुआ करते थे। ये साइमन गो बैक आप देख सकते हैं, पूरा एक प्रोटेस्ट है। देन साइमन कमीशन के बारे में देखा था हमने, यहाँ पे साइमन कमीशन ने 2 वॉल्यूम में अपना काम जो था पब्लिश किया था। कहा था कि देखिए इंडियन फोर्सेस रहेंगी, साथ में ब्रिटिश फोर्सेस भी रहेंगी, एट द सेम टाइम गवर्नर शुड हैव डिस्क्रेशनरी पावर, ताकि माइनॉरिटीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, हर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फिर हमने इसके बाद डिस्कशन किया था आईएनसी के बारे में, तो यहाँ पे मद्रास सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। एमए अंसारी ने यहाँ पे अपनी प्रेसिडेंटशिप जो थी वो दी थी, और इसके अलावा कंप्लीट इंडिपेंडेंस को भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था एज अ गोल ऑफ कांग्रेस। ध्यान रखिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था साइमन कमीशन के बारे में। लिबरल्स जो हिंदू महासभा के थे उन्होंने बॉयकॉट किया था, मुस्लिम लीग जिन्ना के अंदर बॉयकॉट किया था, जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग जो कि किस फैक्शन की थी, यहाँ पे शाफी मोहम्मद वाले फैक्शन की, उन्होंने भी साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने देखा था मोतीलाल नेहरू जो थे चेयरमैन थे, यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग नहीं करी गई थी। जॉइंट इलेक्टोरेट के बारे में कहा गया था, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने के लिए भी कहा गया था। डोमिनियन स्टेटस के ऊपर ही ये जो फैक्शंस थे डिवाइड हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे। दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग लेके आई थी, यहाँ पे 4 डिमांड जो थी वो रखी गई थी, दिल्ली में लोग मिले थे और मद्रास सेशन के अंदर इन 4 डिमांड को जो था एक्सेप्ट करने की बात करी गई थी। फिर इसके बाद हिंदू महासभा की बात करी जाए तो उन्होंने जो ये मेजोरिटी प्रोविंसेस की बात करी गई थी, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की, इसका विरोध किया था। एट द सेम टाइम नेक्स्ट जो था कि रिजर्वेशन की जहां पे बात करी गई थी उसको भी अपोज किया था और एक स्ट्रिक्ट यूनिटरी स्ट्रक्चर लाने की बात करी गई थी। लास्ट में जिन्ना के बारे में देखा था, जो डिमांड्स थी इनकी एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। रेजिडरी पावर प्रोविंसेस को देने की बात करी गई थी, नहीं एक्सेप्ट किया गया था। रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल पंजाब, ये भी इनकी एक डिमांड थी, और 1/3 रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल असेंबली। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। स्कोर को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपका नोटिफिकेशन जो है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा आपके मोबाइल के ऊपर तो वो इसी वजह से नहीं मिल रहा है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और आपका कोई भी वीडियो जो है वो डिले नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।